हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ, ये बेसिकली जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट हुआ था, जो मैंने काफ़ी आई गेस 1 साल पहले जो अपलोड करा था, उसका दूसरा पार्ट है। बिकॉज मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि आप सेकंड पार्ट अपलोड करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली फिर जो जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था वहाँ तक आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो उसके जो रिमेनिंग का है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। और डिले इसलिए हो गया बिकॉज थोड़ा इशू था टाइम का। तो हमने यहाँ तक जो प्लेस ऑफ सर्विस है, प्लेस ऑफ सर्विस तक कंप्लीट कर लिया था। जितने भी प्लेस ऑफ सर्विस हम बिल करते हैं क्लेम फॉर्म में। ठीक है। सो अब हम इसके आगे के स्टार्ट करेंगे, दैट इज एओबी, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट से। आई गेस एओबी हमने कंप्लीट कर लिया था, मुझे याद नहीं है, अगर नहीं करा है दोबारा से हम कर लेते हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट क्या होता है? Assignment of benefit means it is like an agreement between patient and the insurance company, in that patient requested to the insurance company to pay all the medical benefits to the provider. Patient has to sign the AOB. मतलब जब भी पेशेंट जाता है इंश्योरेंस के प्रोवाइडर के पास, तो उसको 3 फॉर्म साइन करवाए जाते हैं जो बताए गए। एओबी होता है, एबीएन होता है और आरओआई होता है। ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे। अभी बेसिकली एओबी होता है असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट। ये फॉर्म साइन करवा जाता है प्रोवाइडर मतलब डॉक्टर द्वारा पेशेंट से। इसमें ये लिखा होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो प्रोवाइडर है, वो इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले सकती है किसके बिहाफ में? पेशेंट के बिहाफ में। ठीक है। मतलब जैसे अब जब पेशेंट के पास इंश्योरेंस है, ठीक है, अब पेशेंट के पास जब भी कोई ट्रीटमेंट लेने गया वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको क्लेम बिल करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस किसका है? पेशेंट का है। तो इंश्योरेंस को अगर हम जनरल टर्म में देखें, अगर आपने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, उसकी जो गारंटी आपको मिलेगी ना, मान के चलो आपने कोई फोन परचेज करा है, उसकी वारंटी जो भी डिटेल्स है वो आपको मिलेगी, थर्ड पार्टी को थोड़ी मिलेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, तो इंश्योरेंस के जो बेनिफिट है वो प्रोवाइडर को क्यों दे? अगर जनरल टर्म में आप देखा जाए तो इसीलिए क्योंकि पेशेंट ने तो ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से, तो डॉक्टर को कुछ तो लेगा। तो इसी वजह से ये फॉर्म साइन करवा जाता है जहाँ पे प्रोवाइडर ये बोलता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लेंगे आपके बिहाफ में, पेशेंट के बिहाफ में। तो यहाँ पे जो क्लेम जाता है इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइडर को पे करती है, पेशेंट को पे नहीं करती है। तो ये एक फॉर्म होता है असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट। यहाँ पे इस फॉर्म में ये लिखा होता है कि जो प्रोवाइडर होते हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट, he can take the money from the insurance company। ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सेकंड इज बर्थडे रूल। ठीक है, ये बर्थडे रूल ये काफी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बर्थडे रूल बताओ, बर्थडे रूल क्या होता है। देखो बर्थडे रूल ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान के चलो कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब कोई न्यू बेबी बोर्न हुआ है, ठीक है, अभी मतलब नया नया बेबी हुआ, तो उसमें क्या इशू है? मान के चलो उसका कोई अभी कवर, क्योंकि अगर कोई जैसे बेबी अभी बोर्न हुआ है 1-2 दिन में, तो उसको तुरंत उसका जो कवरेज है उसको तुरंत नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, 30 डेज हो सकते हैं, 60 डेज हो सकते हैं। तो जब तक उसका कवरेज नहीं मिलता है उसको, उस बेबी को, तो तब तक मान के चलो उसके जो पेरेंट्स है दोनों के पास इंश्योरेंस कवरेज है। ठीक है। अब दोनों के पास इंश्योरेंस कवरेज है, तो जो बेबी का जो क्लेम जाएगा इंश्योरेंस के पास, वो किसके कवरेज में अंडर हो जाएगा? फादर के या मदर के? वो जाएगा जिन इन दोनों उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से जिसका बर्थडे साल में पहले आता है, दैट इज कॉल्ड बर्थडे। मान के चलो मदर का बर्थडे आ रहा है 5 जून 2000, सॉरी 5 जून 1980 समथिंग, कुछ भी मान के चलो 5 जून है। फादर का आ रहा है 25 जनवरी, 25 जनवरी। तो पहले साल में पहले किसका आ रहा है? फादर का आ रहा है, तो फादर के उसमें अनरोल होगा वो भी। मतलब साल में जिसका पहले बर्थडे आ रहा है उसमें वो बेबी अनरोल होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है बर्थडे रूल, कोई इतना डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। जिसका साल में बर्थडे पहले आएगा उसके में बेबी अनरोल होगा। सेकंड इज हिप्पा, हेल्थ। ये भी आई गेस पढ़ लिया था। हिप्पा मींस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये यूएसए में आया था, ये कानून आया था। उसके कानून के आने के बाद 7 रूल्स आए थे। और 7 रूल्स में अलग अलग चीजें हो गई थी कि जितने भी मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल बिल्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिकली करो।
और कंपनी जो प्राइवेट कंपनी उनको बोल दिया था कि आपको जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको अ, उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। और भी बहुत सारे रूल्स आए थे, 7 रूल्स आए थे टोटल। हिप्पा जब गाइडलाइंस, हिप्पा एक्ट आया था यूएसए में, ठीक है। दिस एक्ट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ प्रोवाइडर और पेशेंट। उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए भी आया था और भी उस चीज को मेंटेन करा था। पीएचआई, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, दिस इज अ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइन से एक रूल एक तरह से अंडर हिप्पा वेयर वी हैव टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट और प्रोवाइडर। हमें पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना होता है इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। When we call to the insurance company, the receptionist will ask the following information. देखो, जब भी आप कॉल करोगे इंश्योरेंस को, तो आपसे ये दो चीजें, एनपीआई और टैक्स आईडी, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इट इज मैंडेटरी। वो आपसे पूछेंगे जब भी इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव है, आपको क्लेम स्टेटस बताने से पहले या डिनाइल कुछ भी बताने से पहले आपसे वो एनपीआई पूछेगा। एनपीआई बताओ अपने प्रोवाइडर का। 10 डिजिट का एनपीआई होता है, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर। टैक्स आईडी पूछेगा, 9 डिजिट की होती है टैक्स आईडी, ठीक है। अगर आप मेडिकेयर को कॉल कर रहे हो तो वो आपसे P10 पूछता है, प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एक्सेस नंबर, ये 6 डिजिट का होता है। और मेडिकेड को कॉल कर रहे हो तो आपसे मेडिकेड आईडी पूछेगा, ये 7 डिजिट की होती है। अगर आप नॉर्मली कमर्शियल इंश्योरेंस को कॉल कर रहे हो तो वो आपसे एनपीआई और टैक्स आईडी पूछते हैं केवल। बट इफ यू आर कॉलिंग टू मेडिकेड, वो आपसे एनपीआई टैक्स आईडी के अलावा मेडिकेड आईडी भी मांगेगा। बट अगर आप मेडिकेयर को कॉल कर रहे हो तो वो आपसे एनपीआई टैक्स आईडी और P10 नंबर मांगेगा, प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एक्सेस नंबर, ठीक है। Fee schedule. Fee schedule means it is a fixed amount of money which is given to provider for their services. Fee schedule समझ गए होंगे आप। फी schedule क्या होता है? जैसे मान के चलो, नॉर्मल टर्म में बोलो, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, हर एक चीज का एक फी schedule होता है। अगर आपको ये लेना है इसका इतना प्राइस है, ये लेना है ये इसका, तो उसी तरह से हर एक प्रोवाइडर की एक फी schedule होती है जो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, ठीक है। सीओबी मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। सीओबी, देखो, अगर पेशेंट के पास मल्टीपल इंश्योरेंस है, 2 हैं 3 हैं, तो पेशेंट को बताना पड़ेगा प्रोवाइडर के पास और इंश्योरेंस के पास कि कौन सा इंश्योरेंस मैं प्राइमरी रखूंगा। कौन, मेरे पास मान के चलो 3 इंश्योरेंस है, बीसीबीएस, एटना और सिग्ना। अब मैं चाहता हूँ बीसीबीएस को प्राइमरी रखना, एटना को सेकेंडरी और सिग्ना को टर्शियरी। तो मुझे प्रोवाइडर को भी बताना पड़ेगा कि मेरा ये इंश्योरेंस प्राइमरी और इंश्योरेंस को, फिर पेमेंट उसी हिसाब से होगी। प्रोवाइडर उसी हिसाब से पहले जो प्राइमरी होगा सबसे पहले क्लेम उसको जाएगा। इंश्योरेंस को भी बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी होगा वो पहले पे करेगा। अगर उनको पता ही नहीं होगा कौन सा प्राइमरी, तो वो डिनाइल देते रहेंगे सीओबी का, कि पहले पेशेंट सीओबी अपडेट करे उसके बाद ही, क्योंकि प्राइमरी थोड़ी ज्यादा अमाउंट पे करता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सीओबी ये होता है, अपडेट करना है कि कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। मोस्टली आपको पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस मिलते हैं, टर्शरी भी होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। नाउ प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन एक ही चीज है। ऑथराइजेशन देखो, प्री ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू अप्रूवल टू प्रोवाइडर्स टू परफॉर्म एनी हाई डॉलर सर्विसेज, ठीक है। मान के चलो कि ऑथराइजेशन, देखो ऑथराइजेशन का यूज क्या है, हमने रेफरल पढ़ा था, अगर रेफरल नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे। ऑथराइजेशन एक नंबर होता है बेसिकली, ये प्रोवाइडर को लेना होता है इंश्योरेंस कंपनी से जब भी वो कोई हाई डॉलर की ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहा है पेशेंट को। मान के चलो हाई डॉलर के ट्रीटमेंट मतलब जैसे जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं जो काफी हाई डॉलर के होते हैं, वो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देने से पहले डॉक्टर को परमिशन लेनी होती है। किससे परमिशन? समझ लो या एक नंबर लेना होता है इंश्योरेंस कंपनी से कि हम इसको ये परफॉर्म कर सकते हैं। रीजन भी होता है उसके पीछे पीछे कि प्रोवाइडर उसकी परमिशन क्यों ले रहा है। मान के चलो कि वो पेशेंट के, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मान के चलो पेशेंट के प्लान में नहीं है, फिर अगर पेशेंट के प्लान में नहीं है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दी, तो फिर क्या होगा, प्रोवाइडर को अपने जेब से भरना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा अगर पेशेंट के प्लान में नहीं है तो, ठीक है। बेसिकली बिल टू पेशेंट होगा अगर पेशेंट ने साइन कर रखा होगा, एबीएन कहते हैं, कि WOL जो हमने पढ़ा था, एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस, कि इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कोई सर्विस देने से मना कर दिया तो पेशेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर पेशेंट ने वो साइन ही नहीं कर रखा हो तो फिर वो प्रोवाइडर के लिए, प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइडर इंश्योरेंस को कॉल करता है कि हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इंश्योरेंस को भी
इंश्योरेंस भी ये बोल के रखता है कि आप जब भी हाई डॉलर ट्रीटमेंट हो, एक बार हमसे ऑथराइजेशन नंबर, हमसे अथॉरिटी ले लो एक तरह से, क्योंकि हाई डॉलर ट्रीटमेंट इवेंचुअली पेमेंट किसको करनी है, इंश्योरेंस कंपनी को करनी है। तो इंश्योरेंस चाहता है कि जब भी आप जैसे मान के चलो आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही स्ट्रिक्टेड होती है, तो उसमें आपसे कह दिया जाता है कि अगर आप जब भी ये वाला वर्क करो तो एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज वो थोड़ी सीरियसनेस वाली बात होती है। तो उसी तरह से जो हाई डॉलर सीपीटी होती है जिसमें $1 लाख, $10,000, काफी अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करो तो काफी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाई डॉलर सीपीटी हो उसमें ये होता है कि इंश्योरेंस बोलता है अगर जब भी आपको ये ट्रीटमेंट देने जा रहा हो पेशेंट को, हमसे एक ऑथराइजेशन नंबर ले लो। और जब भी डॉक्टर ऑथराइजेशन नंबर लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उन्हें वो बॉक्स नंबर 23 क्लेम फॉर्म में बिल करना होता है, ठीक है, जब भी वो क्लेम जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। नेक्स्ट इज रेफरल। ये रेफरल ऑथराइजेशन लिखा हुआ है, बस बेसिकली रेफरल ही होता है। रेफरल एक नंबर होता है जो पेशेंट को लेना होता है प्राइमरी केयर फिजिशियन से, ताकि वो डेंटिंग विजिट के पास जा सके। देखो रेफरल को अगर सिंपल भाषा में समझना है तो अगर जिसने ईएसआई यूज कर रखा होगा उसमें क्या होता था, पहले आप डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, आप डायरेक्ट छोटी जो उनकी क्या कहते हैं डिस्पेंसरी होती है, आप वहां पे जाते थे। वहाँ पे वाले जो डॉक्टर होते थे नॉर्मली वो चेकअप करते थे, अच्छा ये इशू जब उन्हें लगता था कि नॉर्मल से मामला है तो दवाई ववाई देके ये काम खत्म करते हैं, बट उनको लगता था कि मामला थोड़ा सीरियस है या और चेकअप की जरूरत है और सर्जरी की जरूरत है, तो वो आपको एक एक पेज में रेफरल नंबर दे देता था और आपको रेफर कर देता था दूसरे हॉस्पिटल में, जो उनका अपना बड़े हॉस्पिटल है। तो उसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ पे रेफरल नंबर एक जो पेशेंट होता है वो प्राइमरी केयर फिजिशियन से लेता है, अपने फैमिली डॉक्टर कह लो या प्राइमरी केयर फिजिशियन, उससे वो नंबर लेता है ताकि वो डेंडरिंग, ताकि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा सके, तो उसे वो रेफरल नंबर लेना होता है। रेफरल नंबर और ऑथराइजेशन नंबर में एक क्वेश्चन काफी कॉमन होता है, पूछ लिया जाता है कि ऑथराइजेशन नंबर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रेफरल नंबर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो रेफरल नंबर होता है ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और जो ऑथराइजेशन नंबर होता है ये प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ऑथराइजेशन नंबर प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरेंस कंपनी से लेना, और रेफरल नंबर होती है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर से लेना। Retro authorization. Retro authorization means it is the process by which provider asks for the authorization from the insurance company after performing the treatment. यहाँ पे रेडो ऑथराइजेशन लिखा है पर रेडो नहीं होता, रेट्रो होता है, स्पेलिंग मिस हो गई है। रेट्रो ऑथराइजेशन भी से सेम बिल्कुल ऑथराइजेशन रेट्रो ऑथराइजेशन, बस इतना सा डिफरेंस है। रेट्रो का आप समझ रहे होंगे, रेट्रो मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बाद में, जब भी डॉक्टर किसी वजह से ऑथराइजेशन नंबर ट्रीटमेंट से पहले नहीं ले सका तो इंश्योरेंस उसको कुछ टाइम देती है कि आप चलो इतने डेज तक आप ले लो। तो ऑथराइजेशन नंबर लेना आफ्टर द ट्रीटमेंट उसे हम रेट्रो ऑथराइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, ऑथराइजेशन नंबर टू टेक द ऑथराइजेशन नंबर बाय द प्रोवाइडर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, रेट्रो ऑथराइजेशन टू टेक द ऑथराइजेशन नंबर बाय द प्रोवाइडर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द ट्रीटमेंट। बस आफ्टर द ट्रीटमेंट का फर्क है, बाकी सेम सिंपल है ऑथराइजेशन और रेट्रो ऑथराइजेशन। और ये RETRO होगा, यहाँ पे रेडो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, और यहाँ पे लिखा है मेडिकल नेसेसिटी न्यू पेशेंट वेटिंग टाइम। तो देखो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और वेटिंग टाइम एक दूसरे के लिंक्ड है, ठीक है। तो इसको हम एक साथ ही समझेंगे, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और वेटिंग टाइम को। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होता है और वेटिंग टाइम क्या होता है। जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मान के चलो, होता है क्या बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मींस इट इज अ हेल्थ प्रॉब्लम व्हिच अकर्स बिफोर द इंश्योरेंस इफेक्टिव डेट। लेट्स से आप किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है, टीबी की है, कोई भी बीमारी है, तो उस बीमारी को इंश्योरेंस लेने से पहले जो बीमारी है उसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। बहुत ही सिंपल है, इफ यू आर फेसिंग एनी हेल्थ इशू बिफोर द इंश्योरेंस इफेक्टिव दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, उस बीमारी को हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेटिंग टाइम, या वेटिंग पीरियड क्या होता है। तो देखो अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है किसी बीमारी से और उस वो गया इंश्योरेंस के पास कि मेरे को ये इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं करेगी उसको, बोलेगी अच्छा आपको ये डिजीज है,
चलो ठीक है, इंडिया में तो डायरेक्टली मना करते हैं, बट वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, बट उनको एक टाइम दे देंगे। चलो ठीक है, हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे, बट आपको जो ये बीमारी है, इसको हम इसके क्लेम्स हम अभी नहीं लेंगे। क्लेम्स अभी नहीं लेंगे मतलब आप इसके जो भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो, और जो डॉक्टर के क्लेम्स हमारे पास आएंगे तो हम उसमें पे नहीं करेंगे। ये मतलब एक तरह से कि हम इसके क्लेम अभी पे नहीं करेंगे, हमें आपको एक टाइम दे देंगे। वो वेटिंग पीरियड 30 डेज का हो सकता है, 60 डेज का हो सकता है, 90 डेज का हो सकता है, कि हम 60 डेज के बाद आपकी इस प्रॉब्लम पे पे करना करेंगे। अदरवाइज इंश्योरेंस अफेक्टिव होने के बाद हम आपके सारे क्लेम को प्रोसेस करेंगे, बट जो ये डिजीज है, जो ये बीमारी, जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, इस पर हम पे नहीं करेंगे। इस पर हम एक वेटिंग पीरियड रखेंगे 60 डेज का। उस 60 डेज के बाद हम इस बीमारी से रिलेटेड जो भी क्लेम आएंगे उसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे। तो उस टाइम पीरियड को, इंश्योरेंस अफेक्टिव होने से उस टाइम पीरियड को जो इंश्योरेंस रखती है कि इस टाइम तक हम इस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से रिलेटेड क्लेम प्रोसेस नहीं करेंगे, उस टाइम पीरियड को वेटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को वेटिंग पीरियड कहते हैं, उस बीमारी को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कहते हैं। तो आई होप कुछ डाउट नहीं होना चाहिए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और वेटिंग टाइम में। लगता है थोड़ा कंफ्यूजन, बट इट इज नॉट, इतना कंफ्यूजन है नहीं है। नाउ मेडिकल नेसेसिटी जस्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द ट्रीटमेंट। मेडिकल नेसेसिटी मतलब कोई भी ट्रीटमेंट दी हो उसको जस्टिफाई करने की वो हाउ इट इज नेसेसरी। बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मेडिकल नेसेसिटी। मेडिकल नेसेसिटी क्या होता है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो डीएक्स होती है, डायग्नोसिस कोड होती है, डीएक्स पढ़ा था। डीएक्स क्या होती है कि पेशेंट कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो डायग्नोसिस कोड से हम वेरीफाई करवाते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये मेडिकली नेसेसरी था ये ट्रीटमेंट देना। तो बेसिकली इस तरह के डिनाइल में हम कोडिंग को भेजते हैं टू वेरीफाई द डायग्नोसिस कोड, टू जस्टिफाई दैट दिस वाज द प्रॉब्लम ड्यू टू व्हिच दिस ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। ये पेशेंट ये प्रॉब्लम सफर कर रहा था जिस वजह से ये ट्रीटमेंट देनी जरूरी थी। न्यू पेशेंट और स्टैब्लिश पेशेंट। स्टैब्लिश पेशेंट यहाँ लिखा नहीं बट हम पढ़ लेते हैं। न्यू पेशेंट क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट की फर्स्ट टाइम जा रहा है किसी फैसिलिटी में, फर्स्ट टाइम जा रहा है या आफ्टर 36 मंथ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यू पेशेंट। ये भी काफी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, न्यू पेशेंट है स्टैब्लिश पेशेंट, डिफरेंस बताओ या बताओ न्यू पेशेंट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, न्यू पेशेंट इज दैट वन, कोई फैसिलिटी में जा रहा है कोई sorry, हम्म, तो न्यू पेशेंट मतलब जब भी कोई फैसिलिटी में जा रहा है फर्स्ट टाइम या आफ्टर 36 मंथ, उसे न्यू पेशेंट कहते हैं। स्टैब्लिश पेशेंट मतलब या तो वो सेकंड टाइम जा रहा है या 36 मंथ में एक बार से ज्यादा बार जा रहा है। ठीक है, उसे कहेंगे हम स्टैब्लिश पेशेंट। ठीक है, इनकी सीपीटी अलग अलग यूज होती है। जो न्यू पेशेंट की सीपीटी होती है वो होती है 99201 से लेके 99205 तक। स्टैब्लिश पेशेंट की सीपीटी होती है 99211 से लेके 99215 तक। ठीक है, नाउ ऑफसेट एंड रिकूपमेंट। ऑफसेट और रिकूपमेंट, ऑफसेट और रिकूपमेंट जब व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क एज अ फ्रेशर मेरे को ऑफसेट और रिकूपमेंट में बहुत कंफ्यूजन होती थी लिटरली। बट इतना ऐसा ऐसा है नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। ऑफसेट और रिकूपमेंट क्या होता है देखो, लेट्स से कि कोई क्लेम हो गया, क्लेम किसी क्लेम पर पेमेंट कर दी इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, अब वो तो नॉर्मली क्लेम प्रोसेस कर दिया। ठीक है, अब किसी क्लेम पर मान के चलो इंश्योरेंस ने पेमेंट नहीं करी, हमें पता भी नहीं कि क्लेम डिनाइड क्यों हुआ है। हमने कॉल करी इंश्योरेंस को, हमने पूछा कि ये क्लेम क्यों, इस पे पेमेंट क्यों नहीं करी। इंश्योरेंस बोलेगा मैंने इस पे ऑफसेट अप्लाई कर दिया। ऑफसेट अप्लाई कर दिया मतलब, ऑफसेट अप्लाई मतलब कर दिया उसने किसी और क्लेम पर उसी फैसिलिटी में ओवर पेमेंट कर दी थी। मतलब जहां उसे पिछले क्लेम में $500 पे करना था उसने $1000 पे कर दिया था। तो उसने क्या किया, उसने वो 500 वापस नहीं लिए, जो दूसरा क्लेम गया उसके पास, उस पे उसे $500 पे करने थे। उसने बोला कि जो मैंने पहले ज्यादा करी थी उस पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है,
अगर कम नॉर्मली आपको कंपेयर करना है सिमिलर, इसको आप ऐसे कंपेयर करते हो, आप किसी उस पे जाते हो राशन की शॉप, मतलब राशन की दुकान पे जहाँ पे आपका वो चल रहा है, तो आप उसमें क्या करते हो कभी कभी कि आपने 1000 रुपीज दे दिए, खुले नहीं थे, बोले चलो तुम रख लो इसे, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो वही ऑफसेट है कि मैंने इस बार इसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, दोबारा मैं आया कुछ चीज लेने के लिए तो मैंने इस बार इसको पेमेंट नहीं करा, इस बार मैंने जो पहले ओवर पेमेंट कर दी तो उसी को एडजस्ट करवा दिया, तो दैट इज ऑफसेट, इसे कहेंगे हम ऑफसेट। रिकूपमेंट क्या होता है कि जो मैंने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करी थी उस पैसे को वापस ले लेना, मतलब मेरे को $500 पे करने थे, मैंने $1000 कर दिए गलती से, अब मेरे को एक्स्ट्रा मैंने कितने पे कर रखे, 500 एक्स्ट्रा पे कर रखे, तो मैंने वो 500 वापस ले ली, दैट इज कॉल्ड रिकूपमेंट। रिकूपमेंट मीन्स द टेक बैक ऑफ मनी बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड रिकूपमेंट। ठीक है, तो रिकूपमेंट इज दैट टू टेक बैक द मनी, बट ऑफसेट इज नॉट टेक बैक, ऑफसेट जस्ट एडजस्ट, जहां पे हमने ओवर पेमेंट कर दी थी जिस क्लेम पर, उस अमाउंट को एडजस्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। Crossover means when the insurance company forward the claim to another payer along with EOB is called crossover। देखो crossover क्या होता है, बेसिकली जैसे हम कभी क्लेम को फाइल करते हैं, हमने प्राइमरी को क्लेम फाइल करा, प्राइमरी ने पेमेंट प्रोसेस कर दी, ईओबी आ गई, अब हम सेकंडरी को क्लेम फाइल कर देंगे, हम करेंगे मैनुअली, जो मतलब एआर करते हैं। लेकिन कभी कभी इंश्योरेंस, बेसिकली मेडिकेयर, मेडिकेयर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सेकंडरी को, जैसे हमारे बिना ऑटोमेटिकली मेडिकेयर खुद को मेडिकल क्लेम प्रोसेस करेगा, जब भी वो प्राइमरी पे करता है उसके बाद वो सेकेंडरी को खुद ही क्लेम भेज देगा, हमें भेजने की जरूरत नहीं होती, हम चाहे तो भेज सकते हैं बट मेडिकल खुद ही भेज देगा ऑटोमेटिकली। उसी को हम क्रॉस ओवर कहते हैं कि मेडिकल ने क्रॉस ओवर कर दिया इंश्योरेंस, सेकेंडरी को खुद ही भेज देता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर। डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर दिस इज इन नेटवर्क, नॉन पार्टिसिपेटिंग दिस इज आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं पार्टिसिपेटिंग वाले, नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। प्रोवाइडर, पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर अलाउड अमाउंट में एग्रीड हो जाते हैं, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट प्रोवाइडर कंसिडर बिल्ड अमाउंट एज फंड अमाउंट, मतलब हमने किसी प्रोवाइडर ने $500 की बिल्ड अमाउंट भेजी, अगर वो प्रोवाइडर पार्टिसिपेटिंग होगा, प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो पूरी पेमेंट नहीं करेगा, वो एक अलाउड अमाउंट रखेगा कि अच्छा $500 बिल रखा है, हम तो 400 ही अलाउ करेंगे, 400 ही पे करेगा। बट जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रोवाइडर से, वो डॉक्टर ने जितनी बिल्ड अमाउंट भेजी उतनी ही उसे पे करनी पड़ेगी, ये मतलब है साइन का, कि वो एग्रीड ऑन अलाउड अमाउंट, बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर बिल्ड अमाउंट इज द फाइनल अमाउंट। क्लीन क्लेम मींस व्हेन क्लेम इज पेड इन वन गो विदाउट एनी एरर इज कॉल्ड क्लीन क्लेम, मतलब जब क्लीन क्लेम बिना किसी ईडी रिजेक्शन के डायरेक्टली क्लेम एक बार में चले जाए, उसे हम क्लीन क्लेम कहते हैं। और कई बार क्या होता है क्लेम में नाम गलत है, मेंबर आईडी गलत है, या एनी इशू है, एक्सवाइजी इशू की वजह से कभी कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे क्लियरिंग हाउस से, तो दैट इज नॉट क्लीन क्लेम। क्लीन क्लेम इज दैट जो बिना रिजेक्ट हो एक बार में चलेगा, दैट इज कॉल्ड क्लीन क्लेम। नेक्स्ट इज कैपिटेशन। Capitation means it is a fixed amount of money which insurance company provide to provider when provider is under capitation contract। देखो कैपिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। आप कभी अगर इंटरव्यू दोगे क्वालिटी के लिए या कहीं पे भी अच्छी चीज के लिए, तो वहाँ पे आपसे कैपिटेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट होती है काफी। तो कैपिटेशन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होती है। कैपिटेशन देखो इस तरह से होता है कि मान के चलो प्रोवाइडर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि ये पेशेंट चाहे अगर मान के चलो बिना कैपिटेशन के नॉर्मली क्या होगा, पेशेंट ट्रीटमेंट ली, पेशेंट का क्लेम क्लेम बना, क्लेम गया इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस ने पेमेंट करी, यही होता है। बट कैपिटेशन अगर होगा वो प्रोवाइडर, तो उसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम इसको पर मेंबर पर मंथ पे कहते हैं, हम बोलेंगे उसमें ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम इस पेशेंट का आपको 1 साल का $5000 देंगे, चाहे पेशेंट आपके पास एक बार आए या 100 बार आए। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडर अगर कैपिटेट होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ विजिट, मतलब पेशेंट चाहे एक बार विजिट आए, चाहे कभी भी विजिट ना हो, या 100 बार विजिट आए, लेकिन उसको एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइडर को मिल जाएगी उस पेशेंट की, दैट इज कॉल्ड कैपिटेशन। Capitation means it is a fixed amount of money which insurance company provide to provider when provider is under capitation contract। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे मान के चलो अगर नॉर्मली जिनका ई सही होता है, ई सही होता है, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट
100 रुपीज़ या 150, आई डोंट नो कितनी होती है, इतनी होती है पहले। तो उसमें आपके हर मंथली आपके 150 रुपये या 200 रुपये कट जाते हैं आपके अकाउंट से। अब चाहे आप ट्रीटमेंट ले लो, चाहे आप साल भर नहीं गए, या फिर आप चाहे एक चले गए और आपका बिल आ गया, कितने का भी आ गया, लाखों में आ गया, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा फिक्स्ड अमाउंट ही कटेंगे आपके। ठीक है, ये एक तरह से एग्जाम्पल है कैपिटेशन का। नाउ एलसीडी, लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन, एंड एनसीडी, नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन। तो देखो, जो लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन और एनसीडी कवरेज डिटर्मिनेशन क्या होते हैं, ये एक तरह से गाइडलाइंस प्रेजेंट करते हैं कि आप किस तरह के जो डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, ठीक है, वो सूटेबल रहेंगे बिल करने के लिए। ठीक है, ये एक तरह से गाइडलाइन देते हैं। जो मेडिकेयर्स होते हैं, मेडिकेयर गाइडलाइन फॉलो करती है एलसीडी और एनसीडी की, कि कौन सी सीपीटी के लिए कौन सी डीएक्स सूटेबल रहेगी। तो इन सब चीज को ये एलसीडी और एनसीडी के लिए इनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। आप इनकी जो वेबसाइट होती है, मैं वेबसाइट डाल दूंगा, उस वेबसाइट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप एलसीडी नंबर डालेंगे तो उसकी गाइडलाइन सारी आ जाएगी, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। कई बार इंश्योरेंस डिनाइल दे देता है कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू एलसीडी गाइडलाइंस, तो हमें वहाँ पे चेक करनी होती है क्या अगर वो सही चीज है, मतलब तो हम उसके आगे एडजस्ट करेंगे, जो भी करेंगे। अगर वो चीज गलत है, जो डिनाइल आया, तो हम वहाँ पे फिर रिप्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज, इट इज क्लियर क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1988 में आया था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इफ यू आर रनिंग एनी लेबोरेटरी और टेस्टिंग फैसिलिटी, देन that laboratory testing facility should be clear certified in order to get payment by Medicare or Medicare. In order to get certified by clear, you have to fill CMS 116 form, which is there on CMS.gov. जो क्लियर नंबर बेसिकली सर्टिफिकेशन होता है, ये सारी जो लेबोरेटरी होती है, उन लेबोरेटरी को ये सर्टिफिकेशन लेना होता है, ताकि वो किस तरह के टेस्ट कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में। 5 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, दो साल के लिए वो वैलिडेट होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ क्लियर, सॉरी, सर्टिफिकेशन ऑफ वेवर 5 है, मेरे को एक्चुअली सबके नाम याद नहीं है अभी। ठीक है, तो 5 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो वो सब सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। जितनी ज़्यादा वो हायर सर्टिफिकेशन होगी उसके पास, वो हायर लेवल के टेस्ट परफॉर्म कर सकता है अपने लेबोरेटरी में। ठीक है, अगर नाम देखें हम क्लियर सर्टिफिकेशन के, एक सेकंड, ये रहे 5 तरह के सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन ऑफ वेवर होती है, जो वेव टेस्ट के लिए परफॉर्म होती है। सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोवाइडर परफॉर्म्ड माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली ये नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं, कहीं पे ऐसा कुछ यूज आएगा नहीं। ठीक है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि 5 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, और 2 साल के लिए वैलिडेशन होती है। फिर आप उनको ये लेबोरेटरी जो होती हैं वो उनको ही रिन्यू करवाना होता है। एक क्लियर नंबर दिया जाता है सर्टिफिकेशन, एक लाइसेंस नंबर के रूप में। जैसे जब ऑथराइजेशन नंबर लेते हैं, तो ऑथराइजेशन नंबर बॉक्स नंबर 23 में बिल करते हैं, तो उसी तरह से जो क्लियर नंबर होता है, ये भी बॉक्स नंबर 23 में बिल किया जाता है। जो जब लेबोरेटरी कोड्स बिल होते हैं, लेबोरेटरी कोड्स कौन से, जो 8 से असाइन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीपीटीज होती हैं, वो होती हैं क्लियर वेव्ड सीपीटी। क्लियर वेव्ड सीपीटी मतलब उसमें आपको क्लियर नंबर की जरूरत नहीं होती, उसमें आपको केवल मॉडिफाइड क्यूडब्ल्यू करके आप बिल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ क्लियर सर्टिफिकेशन। बेसिकली आपको शॉर्ट में अगर कंफ्यूज हो, सिंपल सा ही समझना चाहिए। क्लियर सर्टिफिकेशन एक लाइसेंस होता है, वो लेबोरेटरी को लेना होता है कि अपने वो लेबोरेटरी में
लैब टेस्ट कर सके। रीजन ये था कि पहले क्या होता था, पहले कोई भी किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि कभी कभी एनिमल अब्यूज बढ़ रहा था, कि लोगों जो जानवर थे उन पे गलत तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सर्टिफिकेशन लाया कि अब हर लेबोरेटरी को लाइसेंस लेना पड़ेगा हमसे, कि आप इस तरह, आपके पास किस तरह के डॉक्टर से किस तरह के क्या कहते हैं, जो मटेरियल होते हैं जो जिस तरह जिसमें वो परफॉर्म करते हैं अपरेटस, किस तरह के आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सबको देखकर हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे। अगर आपके डॉक्टर हाई हाई लेवल के हैं, आपके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, तो हम आपको अच्छे सर्टिफिकेशन देंगे। तो उस लेवल के बेसिस पे इनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है। और हम एलसीडी भी देख लेते हैं, लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन की वेबसाइट। मैं इसकी जो इसकी लिंक है, वो जो इसकी वेबसाइट है वो मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा। अभी हम आगे का पढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोबरा, कंसोलिडेटेड ओमनिबस बजट रिकॉन्सिलेशन एक्ट। ये एक 1985 में आया था। तो जो कोबरा एक्ट है, इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में ये था कि मान के चलो, अगर कोई पर्सन है, उसने जॉब छोड़ दी है या उसको निकाल भी दिया है, कुछ भी हो गया, मतलब रिजाइन कर दिया या कंपनी से निकाल दिया है, तो उसको जो कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा था वो तुरंत खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक उसे दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि दूसरी जॉब मिलेगी तो उसे दूसरा इंश्योरेंस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर 18 महीने तक, 18 महीने तक उसको और उसकी वाइफ को, 36 मंथ तक तो होता है उसके चिल्ड्रन को। अगर 18 महीने तक भी वो दूसरी जॉब नहीं ले पाया ये, तो फिर उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसके मेडिकल्स बिल्स होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो उसे खुद भरने पड़ेंगे, अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है। According to this act, if any person laid off from the job, then also that person can continue the same insurance up to 18 months. और उसके स्पाउस दोनों 18 मंथ्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उनके चाइल्ड 36 मंथ तक मिलेगा, उनके चाइल्ड चिल्ड्रन को। बट अगर उनको 18 मंथ तक भी उनको कोई जॉब नहीं मिलती या कुछ वो अरेंजमेंट नहीं कर पाते, तो फिर उनको मेडिकल एक्सपेंस उनका प्रीवियस कंपनी का खत्म हो जाएगा और उन्हें खुद अपने भरना पड़ेगा। Hospice means it is supported care given to patient when he is in the last phase of terminal illness and a focus on comfort and quality life rather than kill। मतलब हॉस्पिस एक तरह से उन उन लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है हॉस्पिस में, जहाँ पे पेशेंट का ये हो जाता है कि आप 6 महीने में डेफिनेटली आप कोई ऑप्शन नहीं, यू विल डाई विद इन 6 मंथ्स। जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उन लोगों की ट्रीटमेंट होती है हॉस्पिस में। नाउ इट इज कंफर्म फिक्स दैट विद इन 6 मंथ्स यू विल डाई। सो इन लोगों को थोड़ी अलग तरह से केयर की जाती है, उनको हॉस्पिस ट्रीटमेंट दी जाती है एक तरह से। ग्लोबल पीरियड मींस पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर द सर्जरी। ग्लोबल पीरियड क्या होता है? जो जितने भी जो सर्जरी कोर्स होते हैं उनका एक ग्लोबल पीरियड होता है, 0 से लेकर 90 डेज तक का हो सकता है, 0 डेज भी हो सकता है, 90 डेज भी हो सकता है। मतलब उन सर्जरी कोड को अगर आपने बिल करिए, अगर मान के चलो सर्जरी कोड का ग्लोबल पीरियड है 90 डेज का, तो आप उस सर्जरी को आप दोबारा से उस 90 डेज में उससे रिलेटेड कोई भी डायग्नोसिस कोड पे नहीं कर बिल नहीं कर सकते। अगर करते हो तो इंश्योरेंस पे नहीं करेगा, वो डिनार दे देगा ग्लोबल इंक्लूसिव का, कि ये सीपीटी की पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दी है और इसका ग्लोबल पीरियड 90 दिन का, तो 90 दिन के अंदर हम इसे पे नहीं करेंगे दोबारा से। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल पीरियड। ठीक है। 0 डेज भी होता है उस सर्जरी कोड्स का। तो उस ग्लोबल पीरियड के अंदर अगर दोबारा से बिल होती है तब इंश्योरेंस पे नहीं करेगा। हाँ, ग्लोबल पीरियड के बाद अगर दोबारा से बिल होती है तो इंश्योरेंस पे करेगा। एबीएन एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस। एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस क्या होता है? जो एक फॉर्म साइन करवाया जाता है पेशेंट से, उसमें ये लिखा होता है कि इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कोई भी ट्रीटमेंट की पेमेंट करने से, तो पेशेंट विल बी लायबल फॉर दैट इज कॉल्ड एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस। WOL भी बिल्कुल इसका सेम है, बस फर्क क्या होता है, जो एबीएन होता है मेडिकेयर, अगर पेशेंट के पास मेडिकेयर हो तब एबीएन फॉर्म साइन करवाया जाता है। अगर पेशेंट के पास कमर्शियल इंश्योरेंस हो तो WOL वेवर ऑफ लायबिलिटी फॉर्म साइन करता है। अदरवाइज दोनों का मतलब सेम ही है। इफ इन केस
Patient insurance company refuse to pay the money, so patient will be liable for that. देखो, now it is denial codes. CO4 जब इंश्योरेंस के पास क्लेम जाते हैं तो वो जो EOB भेजते हैं, तो क्लेम जब डिनाइल होता है उसमें डिनाइल कोड्स पे लिखे होते हैं कि, और उसमें उसके बाद डिनाइल कोड के बाद उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि क्लेम डिनाइड क्यों है। CO4 जब मॉडिफायर मिसिंग है या मॉडिफायर इनकंसिस्टेंट के लिए CO4 का यूज होता है। CO11 diagnosis code is invalid. CO16 additional information required. CO18 duplicate claim. CO22 covered by another payer. 23 primary paid more than second allowed. CO24 denial capitation का। CO20 तो हमें इस denial के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है कि जो denial है हम उसके अकॉर्डिंग we will work. Now modifiers. Modifier it is a 2-digit code which specify the services. मतलब 2 डिजिट के होते हैं मॉडिफायर्स, अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। सीपीटी के साथ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? सीपीटी को स्पेसिफाई करने के लिए। सीपीटी को स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है? सीपीटी को और डिटेल्स में बताने के लिए। अगर आपको इसको नॉर्मल उसमें समझना है तो हम जैसे पढ़ते थे स्कूल में कि नाउन को अगर थोड़ा सा वो करना है हमें, नाउन के बारे में डिटेल कौन करता है? हमें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को क्या करता है? स्पेसिफाई करता है। लेट्स से तो ठीक जो एडजेक्टिव काम करता है नाउन के लिए, उसी तरह से मॉडिफायर काम करता है सीपीटी के लिए। मान के चलो कोई सीपीटी बिल हो गई, कोई सर्जरी कोड बिल हो गया 52680। अब केवल वही बिल हुआ, उसका मतलब था कि सर्जरी दी गई है हाथ में, ठीक है। अब जब वो क्लेम जाएगा तो वो कंफ्यूज रहेंगे कि सर्जरी तो दी गई है, दोनों हाथ में दी गई है, लेफ्ट हैंड में दी गई है, राइट हैंड में दी गई है। तो उसको थोड़ा डीपली बताने के लिए अगर हम उस सीपीटी के साथ एलटी मॉडिफायर लगा होगा तो इंश्योरेंस को समझ में आएगा, अच्छा एलटी मॉडिफायर लगा है मतलब ट्रीटमेंट जो दी गई है वो लेफ्ट साइड में दी गई, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आरटी लगा होगा तो राइट हैंड साइड में दी गई, 50 मॉडिफायर लगा होगा तो दोनों साइड में दी गई। तो मॉडिफायर सीपीटी के साथ लेके सीपीटी को स्पेसिफाई करते हैं, सीपीटी को और डिटेल्स में बताते हैं कि ये चीज हुआ था, ठीक है। 22 अनयूजुअल प्रोसीजर, मतलब जो अनयूजुअल प्रोसीजर मॉडिफायर 22 कब लगता है? जो ट्रीटमेंट दी गई थी पेशेंट को, जो सर्जरी दी जा रही है जो भी पेशेंट, वो डिसाइडेड था हमने 1 घंटे में हमें करना था खत्म, लेकिन ड्यू टू अनयूजुअल प्रोसीजर कुछ ऐसी चीज होने की वजह से टाइम चला गया, 3 घंटे तक हो गया। तो जब भी उस सीपीटी के साथ जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है पेशेंट को, उसके साथ मॉडिफाइड 22 लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम में वो खत्म होना था उस टाइम में खत्म नहीं हुआ, थोड़ा अनयूजुअल चीज होने की वजह से टाइम गेट्स लॉन्ग। मॉडिफाइड 26 लगाया जाता है जब बेसिकली जो मॉडिफाइड 26 और टीसी होते हैं, टीसी मॉडिफाई होते हैं, रेडियोलॉजी कोड्स होते हैं, ये रेडियोलॉजी कोड्स के साथ लगाए जाते हैं जब डॉक्टर ने केवल रिपोर्ट को रीड करा हो, उस केस में मॉडिफाइड 26 लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइड 51 मल्टीपल प्रोसीजर। मल्टीपल प्रोसीजर मतलब जब डॉक्टर ने मल्टीपल ट्रीटमेंट दी गई है, मान के चलो डॉक्टर ने क्या किया, एक्सरे लिया पेशेंट का, एक्सरे सही से नहीं हुआ, डॉक्टर ने एक बार और एक्सरे लिया। अब डॉक्टर पेमेंट दोनों की लेगा, वो पहले वाले की भी लेगा और दूसरे वाले की भी लेगा, तो वहां पे उसे मॉडिफाइड 51 लगाना पड़ेगा। अगर उसने मॉडिफाइड 51 नहीं लगाया और दोनों सीपीटी बिल कर दी, क्योंकि सीपीटी तो सेम ही थी, एक्सरे ही ले रहा था, तो वहां पे क्लेम डिनाइड दे देगा इंश्योरेंस डुप्लीकेट का। दो सीपीटी बिल उसको लगेगा कि अच्छा इसने गलती से कर दी होगी, तो वहां पे उसे मॉडिफाइड 59 लगाना पड़ेगा डॉक्टर को, ये शो करने के लिए कि मल्टीपल प्रोसीजर हुए हैं, डुप्लीकेट नहीं है, मल्टीपल प्रोसीजर हुए हैं। तो इसलिए उसे मॉडिफाइड 51 लगाना पड़ेगा टू शो दैट इट इज नॉट डुप्लीकेट, इट इज मल्टीपल प्रोसीजर इज डन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 52 22 का अपोजिट है, मतलब उन्होंने टाइम डिसाइड किया था कि ऑपरेशन हमें 2 घंटे में खत्म करना है पर 1 घंटे में हो गया, तो वहां पे मॉडिफाइड 52 यूज होगा उस ट्रीटमेंट के साथ। 53 होता है डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर के साथ। 57 डिसीजन फॉर सर्जरी। जो मॉडिफाइड 57 होता है बेसिकली जो ईएनएम कोड्स होते हैं 99201 से लेकर 99499 तक, सॉरी बेसिकली ईएनएम कोड तो यही होता है 99201 से लेकर 99499 तक, पर बेसिकली जो 57 कोड्स होता है ये उनके साथ लगता है, उन ईएनएम कोड के साथ, जब पेशेंट गया प्रोवाइडर के पास और उस सीपीटी में ये कंक्लूजन निकला कि अब तो सर्जरी होगी पेशेंट की,
ठीक है। पेशेंट गए डॉक्टर के पास, उसने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने चेकअप करा, तो उसने पाया कि अच्छा ये इशू है, अब इसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जो पेशेंट जब विजिट हुआ, ठीक है, तो 99213 सीपीटी थी या 99214 थी, 92 ये डिपेंड करते हैं कि पेशेंट वहाँ पे कितने देर रुका, 40 मिनट रुका, 1 घंटा रुका। तो जो भी सीपीटी बिल हुई, उस सीपीटी में अगर ये कंक्लूजन निकला कि हम सर्जरी होगी, तो उस ईएनएम कोड के साथ हम मॉडिफाई 57 लगाते हैं, पेशेंट फॉर सर्जरी। नाउ मॉडिफाई 59, मॉडिफाई 59 को समझने से पहले हम पहले मॉडिफाई 25 समझ लेते हैं। काफी दोनों एक ही चीज है बेसिकली, बस मॉडिफाई 25 ईएनएम कोड के साथ लगता है, मॉडिफाई 59 नॉन ईएनएम कोड के साथ लगता है। ठीक है, तो मॉडिफाई 25 को समझते हैं, बहुत ही बेसिक मॉडिफायर है, मतलब नॉर्मली एटलीस्ट ये तो सबको पता होना चाहिए। मॉडिफाई 25 होता है, ये ईएनएम सीपीटी के साथ लगता है, सीपीटी को अनबंडल करने के लिए, अनबंडल करने के लिए, ये दिखलाने के लिए कि ये जो सीपीटी बिल हुई है ईएनएम सीपीटी, वो दूसरे सीपीटी के साथ इंक्लूसिव नहीं है। मतलब आपको दोनों को अलग अलग पे करना पड़ेगा। आप दूसरे सीपीटी को पे करके ये नहीं बोल सकते कि जो ईएनएम सीपीटी ये तो पेशेंट जाएगा ही जाएगा, इसको आपने डिनर दे दिया इंक्लूसिव के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। ये सीपीटी अलग है, ईएनएम सीपीटी अलग है, और दूसरे सीपीटी जो बिल हुई है उसके साथ, जिसके साथ आप इंक्लूसिव का डिनाल दे रहे हो, वो अलग है। तो देखो, जहाँ पे मैं डिनाइल डिनाइल की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपने कभी डिनाइल नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज। बट अगर आपने डिनाइल्स पढ़े हैं, आपने अलग दूसरी वीडियोस देखी है, तो आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगा डिनाइल्स की मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ईएनएम कोड के साथ जब भी ईएनएम कोड को डिनाइड होती है इंक्लूसिव के लिए, उसको अनबंडल करने के लिए मॉडिफाइड 25 का यूज किया जाता है। तो उसको सेपरेट दिखाने के लिए, उसको डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए, जब भी कोई नॉन ईएनएम कोड, ईएनएम कोड कौन से होते हैं, 99201 से लेकर 99499 तक, इस रेंज से बाहर के सीपीटी को हम नॉन ईएनएम कहते हैं। जब भी कोई नॉन ईएनएम कोड डिनाइड होती है इंक्लूसिव के लिए, उस सीपीटी के साथ मॉडिफाइड 59 लगाया जाता है। तो ये फर्क होता है मॉडिफाइड 25 में और मॉडिफाइड 59 में। नाउ इट इज 76, 77 और 79। देखो, हाँ, 76 सर्विस, सेम सर्विस परफॉर्म बाय द सेम फिजिशियन ऑन सेम डेट ऑफ सर्विस। मतलब अगर जब भी दो सीपीटी बिल हुई है, ठीक है, और सेम डॉक्टर ने दी है सेम डेट ऑफ सर्विस में, तो सीपीटी के साथ मॉडिफाइड 76 लगाना पड़ेगा। आपने मॉडिफाइड 76 नहीं लगाया तो आपको डुप्लीकेट का डिनाल हो जाएगा। ठीक है, सेम सर्विस परफॉर्म बाय डिफरेंट फिजिशियन ने दिया है, तब आपको मॉडिफाइड 77 लगाना पड़ेगा सीपीटी के साथ। ठीक है, 79 अनरिलेटेड सर्विस और प्रोसीजर बाई सेम, मतलब दो अलग अलग सर्विस दी गई है सेम सेम फिजिशियन द्वारा, तो वहाँ पे आपको मॉडिफायर 79 लगाना पड़ेगा। ये मॉडिफायर जरूरी होते हैं टू शो दैट दिस ट्रीटमेंट इज डन बाय सेम फिजिशियन ऑन द सेम डेट ऑफ सर्विस, ताकि वो डुप्लीकेट का डिनाल ना दे या कुछ वो प्रीवियसली पेड इस तरह के डिनाल्स ना दे। तो ये शो करने के लिए मॉडिफाइड 76 का यूज किया जाता है, मॉडिफाइड 77 और 79 का। जीडब्ल्यू मॉडिफाई लगाया जाता है उन सिक्योरिटी के साथ जहाँ पे वो सर्विस अगर हॉस्पिस से रिलेटेड है, तो मॉडिफाइड जीडब्ल्यू का यूज किया जाता है। जीवी मॉडिफायर यूज किया जाता है उन सिक्योरिटी का जब सर्विस तो हॉस्पिस से रिलेटेड है, बट जो उसका डॉक्टर है दैट इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिस, वहाँ पे जीवी मॉडिफायर की यूज करता है। क्यूडब्ल्यू मॉडिफायर हमने पढ़ा था अभी, जो लैब कोड्स होते हैं जिनमें क्लियर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, उन सीपीटी के साथ मॉडिफाई क्यूडब्ल्यू का यूज किया जाता है, क्यूडब्ल्यू का। नेक्स्ट वन इज आरओआई। आरओआई में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, 3 फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, आरओआई, एबीएन और एओबी। एओबी और एबीएन हम पढ़ चुके हैं। आरओआई होता है रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। पेशेंट को साइन करवाया जाता है प्रोवाइडर द्वारा, कि जहाँ पर पेशेंट ये अथॉरिटी दे रहा है कि प्रोवाइडर इंश्योरेंस कंपनी के साथ पेशेंट के डिटेल्स को शेयर कर सकता है। क्योंकि अगर वो शेयर बिना अथॉरिटी के वो शेयर करेगा तो पेशेंट उस पर केस कर सकता है, हाउ कैन यू शेयर माई इन्फॉर्मेशन टू एनी इंश्योरेंस कंपनी। तो वहाँ पे इसलिए एक एनओसी, एनओसी समझ लो, सर्टिफिकेशन, एनओसी एक तरह, आरओआई एक तरह से एनओसी होती है, जहाँ पे पेशेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन साइन कर जाता है कि आप पेशेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो इंश्योरेंस की कंपनी के साथ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सीएमएस 1500 एंड यूबी 04। तो देखो, यूबी 04 एंड सीएमएस 1500 क्या होती है। सीएमएस 1500 जो होता है ना, अगर आप फिजिशियन बिलिंग में वर्क कर रहे हो, फिजिशियन बिलिंग मतलब
तो दो तरह से वर्क हो रहा है जो इंडिया में चल रहा है, मेडिकल बिलिंग, फिजिशियन बिलिंग चल रही है, हॉस्पिटल बिलिंग चल रही है। जो क्लिनिक होते हैं, जो पर्सनल क्लिनिक हो गए, वो सब फिजिशियन बिलिंग में आते हैं। जो फैसिलिटी हॉस्पिटल हो गए वो आते हैं हॉस्पिटल बिलिंग में। जो फिजिशियन बिलिंग क्लेम फॉर्म यूज करते हैं वो CMS 1500 यूज करते हैं, हिकफा फॉर्म भी कहते हैं उसे। और जो UB04 होते हैं ये क्लेम फॉर्म हॉस्पिटल यूज करते हैं। ठीक है। CMS 1500 में 33 बॉक्सेस होते हैं, UB04 में 81 बॉक्सेस होते हैं। ऑथराइजेशन नंबर CMS 1500 में 23 नंबर पे जाता है, बॉक्स नंबर 23 में। ऑथराइजेशन नंबर UB04 में 63 बॉक्स नंबर पे जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ CMS 1500 837P होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ UB04 837I होता है। ठीक है। स्टॉप लॉस कोर्स नेक्स्ट। स्टॉप लॉस कोर्स बेसिकली एक तरह से डिडक्टेबल की तरह होता है, जो कि पेशेंट प्लान में लगाया जाता है। अगर जैसे पेशेंट उसको पे करता है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस उस पर कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव नहीं करती। दैट इज स्टॉप लॉस कोर्स। Why medical coding is important? Medical coding is important because it brings provider and insurance company on the same page. Medical coding is important because it helps to protect PHI or patient or providers. Three methods by which patient can pay to providers. Patient can put, यहाँ पे पेशेंट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था इंश्योरेंस कैन पे टू प्रोवाइडर। यहाँ पे पेशेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए थ्री मेथड्स बाय विच इंश्योरेंस कैन पे टू प्रोवाइडर्स, क्योंकि इंश्योरेंस से तो पेमेंट करता है ना। पेशेंट तो केवल कॉपी पे करता है। तो इंश्योरेंस कैन पे बाय कैश, इंश्योरेंस कैन पे बाय चेक, इंश्योरेंस कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड। इन तरफ से इंश्योरेंस पेमेंट दे सकता है प्रोवाइडर को। There are two types of EOB: paid EOB, denied EOB, partial paid EOB, complete denied claims, completely paid EOB। मतलब ये सारी EOB आती हैं। कुछ EOB होती है जो completely paid होते हैं, हमें केवल उसमें पोस्ट करके सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होती है। डिनाइड EOB, अगर कोई क्लेम डिनाइड है, सिर्फ डिनाइड है, तो हम उसमें काम करेंगे कि डिनाइड क्यों है। अकॉर्डिंग टू दैट डिनाइल हम उस पर पेमेंट को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का डिनाइल है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। थिंग्स विच इज देयर इन EOB: टोटल चार्ज। EOB की मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें आप EOB के बारे में पढ़ सकते हैं। दैट इज थिंग्स विच इज देयर इन EOB: टोटल चार्ज होता है EOB में, अलाउड अमाउंट, पेड अमाउंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट, बैलेंस बिल, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोपे, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी EOB के अंदर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो CMS 1500 फॉर्म होता है, तो ये तो बेसिकली इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, बट फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग इंटरव्यू काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताओ बॉक्स नंबर 24J में क्या मिलेगा आपको, बॉक्स नंबर 33 में क्या मिलेगा, बॉक्स नंबर टैक्स ID कौन से बॉक्स नंबर में होती है। ये सब चीज़ें नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। बॉक्स नंबर 33 में बिलिंग प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन होती है, विद कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, विद NPI नंबर होती है। बॉक्स नंबर 20 है टोटल चार्जेस, बॉक्स नंबर 23 में ऑथराइजेशन नंबर मेंशन होता है बॉक्स नंबर 23 में। ठीक है। बॉक्स नंबर 24J होता है जो ABCD J तक, उसमें रेंडरिंग प्रोवाइडर की NPI होती है। तो बेसिकली आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको पढ़ सकते हो। लास्ट है CPT की रेंज। ENM means evolution of management. It simply means observation, ENM coding this process in support of medical billing. All provider use ENM coding system to be reimbursed by Medicare, Medicare, other providers. ENM codes are based on the current process terminology code established by an American Medical Association. जो ENM कोड की रेंज होती है वो होती है 99201 से लेके 99499 तक। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे आप लिख लो ENM कोड के आगे 99201 से लेके 9949 तक की रेंज होती है। जो एनेस्थीसिया होती है, एनेस्थीसिया की रेंज होती है 00100 से लेके 01999 तक। सर्जरी कोड की रेंज होती है 10040 से लेके 69990 तक। रेडियोलॉजी कोड्स की ये रेंज होती है, मेडिसिन की ये रेंज होती है, पैथोलॉजी की 80040 से 89399 तक।
रूटीन विजिट के 99201 से लेकर 9949 तक, न्यू पेशेंट 99201 से लेकर 99205, स्टैब्लिश पेशेंट 99211 से लेकर 99215। तो ये हमारा जो कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा है कि आपको जो नहीं करवाया, जो नहीं समझ में आया आपको, तो आप पूछ सकते हो। और मोडी प्लेस ऑफ सर्विस से ऊपर का तो हमने सारा फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। तो हमारा ये बेसिकली ये जो शीट है इसमें से कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो ही कैन आस्क। Okay guys, then thank you.